एक तो क्राइम एंड पनिशमेंट, एक एलिमेंट्स ऑफ सोशियोलॉजी, एक सिस्टम ऑफ सोशियोलॉजी, और जो सबसे फेमस बुक के बारे में मैंने कहा था वो है सोशल एंड कल्चरल डायनेमिक्स। इसके अलावा द क्राइसिस ऑफ आवर एज, और एक और इनकी फेमस बुक है सोसाइटी कल्चर एंड पर्सनैलिटी। सोसाइटी कल्चर एंड पर्सनैलिटी। तो ये जो बुक्स हैं ये सोरोकिन का जो एकेडमिक जगत के अंदर एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूशन के रूप में जानी जाती है। सोरोकिन की अगर अपन लाइफ की बात करें तो सोरोकिन जो है, इनका जन्म जैसा मैंने अभी कहा कि रूस में हुआ था। रूस का जो नॉर्थ ईस्ट प्रोविंस है टोरिया, वहाँ पर इनका जन्म हुआ था 1889 के अंदर। और सोरोकिन जो है, इनकी एक बड़ी खासियत ये है कि सोरोकिन के एक तो बहुत ज़्यादा स्ट्रगल इन्होंने क्या है बचपन में देखा। बहुत छोटे थे तब इनके माता पिता की डेथ हो गई। शुरुआत में तो इनको कोई फॉर्मल एजुकेशन मिली नहीं थी, काफ़ी बड़े हो गए ये तब तक तो इन्होंने स्कूल ही नहीं देखी थी। फिर बाद में जो है जैसे तैसे इन्होंने स्टडी शुरू करी अपनी। फिर बाद में इनकी रुचि जो है, इनका इंटरेस्ट पॉलिटिक्स में भी हुआ काफ़ी। और पॉलिटिक्स में इनका इंटरेस्ट होने की वजह से इनको कई सारी कंट्रोवर्सीज भी झेलनी पड़ी। रशिया की जो उस वक्त की सरकार थी, कम्युनिस्ट सरकार, उसके साथ में इनकी कभी बनी नहीं। वो हमेशा क्या है, उस कम्युनिस्ट सरकार के बहुत ही धुर विरोधी थे। वो स्टेटमेंट, पब्लिकली स्टेटमेंट दिया करते थे रशियन गवर्नमेंट के अगेंस्ट में। और इसकी वजह से क्या है कि इनको जेल भी जाना पड़ा कई बार। तो इनकी जो एक छवि थी, सोरोकिन की जो एक छवि थी, वो एक क्रांतिकारी के रूप में थी। और वास्तव में वो क्रांतिकारी थे भी, है ना। और इन्होंने क्रांति के बारे में भी बहुत कुछ लिखा है। इनके आर्टिकल हैं सोशियोलॉजी ऑफ रिवॉल्यूशन, तो वो भी जो है इनके काफ़ी फेमस एक आर्टिकल के रूप में जो है अपनी पहचान रखता है। तो क्रांति के विषय में भी इनके विचार जो हैं वो दुनिया में जाने जाते हैं। तो मैं बात कर रहा था कि जो कम्युनिस्ट गवर्नमेंट है, उसने जो है इनको बहुत परेशान भी किया। और ये कम्युनिस्ट गवर्नमेंट के हमेशा विरोध में लिखने से कभी डरते नहीं थे। बात तो यहाँ तक आगे बढ़ गई कि अल्टीमेटली 3-4 बार जेल जाने के बाद में भी जब ये अपने विचारों में इन्होंने परिवर्तन नहीं किया, तो अल्टीमेटली एक बार तो इनको मौत की सजा भी हो गई थी। इनको मृत्यु दंड के लिए भी नामित कर दिया गया था, सजा जो है सुना दी गई थी। लेकिन बाद में इनका जो एकेडमिक कंट्रीब्यूशन है, जो इन्होंने समाजशास्त्री जगत में जो उल्लेखनीय कार्य किया है, जो कुछ इन्होंने अच्छी किताबें लिखी है, उसको ध्यान में रखते हुए फिर इनका जो मृत्युदंड है वो कैंसिल कर दिया गया था। मतलब इससे आप समझ सकते हैं कि किस लेवल तक जो है बात पहुंच चुकी थी, है ना। इवन जो लेनिन थे रशिया में, उन्होंने तो इनको यहाँ तक भी ऑफर दिया था कि अगर आप ये कम्युनिस्ट सरकार का विरोध करना बंद कर दो तो आपको जो है यूनिवर्सिटी के अंदर बहुत अच्छी ऊंची पोस्ट भी दी जा सकती है। लेकिन उन्होंने उनके इस प्रपोजल को एक्सेप्ट नहीं किया। हालांकि बाद में उनको यूनिवर्सिटी में पोस्ट तो मिली थी, कुछ समय उन्होंने काम भी किया वहाँ रशिया की यूनिवर्सिटी में, वहाँ पे सोशियोलॉजी डिपार्टमेंट इस्टेब्लिश भी किया उन्होंने। लेकिन फिर भी जो इनके इनके अपने जो राजनीतिक विचार थे वो उन्होंने कभी नहीं छोड़े। और उस वजह से बाद में फिर से इनको जेल में डाल दिया गया। और अल्टीमेटली फिर क्या है कि वो रूस छोड़ करके चेकोस्लोवाकिया चले गए थे। और इस तरह से क्या है कि पूरी लाइफ जो है इनकी कहीं न कहीं जेल, क्रांति, आंदोलन, है ना, कॉन्फ्लिक्ट, इसी के अंदर जो है इनकी लाइफ पूरी घूमती रही। जेल में रहे ये तो वहाँ से भी उन्होंने जो है बहुत कुछ सीखा। वहाँ रहते हुए भी उन्होंने बहुत काम किए। और जो रशिया के अंदर जब वो यूनिवर्सिटी में रहे तब भी इन्होंने 4-5 बड़ी-बड़ी किताबें लिखी। तो कुल मिलाकर के अपनी सोशल लाइफ और पॉलिटिकल लाइफ के साथ-साथ उन्होंने एकेडमिक लाइफ को भी बहुत इम्पोर्टेंस दी। तो इसलिए क्या है, इस सेंस में वो एक यूनिक कैरेक्टर जो है अपने को दिखाई देते हैं कि अर्ली चाइल्डहुड जो है बहुत स्ट्रगल से भरा रहा। जो जवानी में भी जो है वो राजनीतिक विरोधी के रूप में, एक क्रांतिकारी के रूप में जाने गए, जेल में भी रहे, फिर भी जो है एकेडमिक काम को जारी रखा, कॉलेज में पढ़ाया, है ना, प्रोफेसर के रूप में भी काम किया, उसके साथ भी अपने आंदोलनों को जारी रखा। तो उस सेंस में क्या है कि जब अपन इनके बारे में सोचते हैं तो वो एक बहुत ही यूनिक पर्सनैलिटी अपने को नज़र आते हैं। और एक
एक बुक से मैंने जो है कुछ फोटोज लेकर के एक इसका पीडीएफ मैंने तैयार किया है सोरोकिन का, क्योंकि यूजुअली बहुत ज़्यादा बुक्स के अंदर जो है इनके बारे में व्यूज़ मिलते नहीं हैं। इनके इनके जो व्यूज़ हैं, जैसा मैंने कहा कि इनके व्यूज़ रिगार्डिंग सोशियोलॉजी वो जो है वो काफ़ी फेमस हैं। सोरोकिन के बारे में ये कहा जाता है कि जो सोशियोलॉजी का जो एक ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट था, प्रेट्रिम सोरोकिन वाज नॉट सेटिस्फाइड विद द ट्रेडिशनल कॉन्सेप्शन ऑफ सोशियोलॉजी। He wanted to give a peculiar stance to the concept of sociology. For this purpose, he criticizes the idea of other sociologists about sociology and tried to give his own peculiar definition. तो जो उनसे पहले जो है सोरोकिन से पहले जो सोशियोलॉजी के बारे में जो कुछ भी विचार रखे जाते थे, सोरोकिन जो है उनसे सहमत नहीं थे। आप लोगों ने फर्स्ट सेम में पढ़ा होगा समाजशास्त्र क्या है, समाजशास्त्र का स्कोप क्या है, सब्जेक्ट मैटर क्या है, ये आपके फर्स्ट सेम के अंदर आया था टॉपिक, अगर आप लोगों को याद हो। तो उसमें उसमें ये था कि सोशियोलॉजी का जो स्कोप है, इनकी सोशियोलॉजी में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड की जानी चाहिए और क्या चीज़ें इंक्लूड नहीं की जानी चाहिए, है ना। तो उसके विषय में सोरोकिन के जो व्यूज़ हैं वो बहुत ही फेमस हैं। फेमस कैसे हैं कि समाजशास्त्र का जो विषय क्षेत्र है, स्कोप ऑफ जो सोशियोलॉजी है, उसको यूजुअली स्टडी के पॉइंट ऑफ व्यू से दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है। एक तो फॉर्मलिस्टिक स्कूल और दूसरा सिंथेटिक स्कूल, यानी कि एक तो स्वरूपात्मक संप्रदाय और दूसरा होता है समन्वयात्मक संप्रदाय। स्वरूपात्मक संप्रदाय जो होता है उसके बारे में आप लोगों ने पढ़ रखा है कि इसमें जॉर्ज सिमेल जो हैं वो एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। और ये जो स्वरूपात्मक संप्रदाय या फिर जो फॉर्मलिस्टिक स्कूल ऑफ सोशियोलॉजी है, वो लोग ये मानते हैं कि सोशियोलॉजी का जो स्कोप है वो छोटा रखा जाना चाहिए, सीमित रखा जाना चाहिए और सोशियोलॉजी को एक स्पेसिफिक साइंस बनाना चाहिए। जैसे दुनिया के अंदर पॉलिटिकल साइंस एक स्पेसिफिक जो साइंस है, इकोनॉमिक्स एक स्पेसिफिक साइंस है, इसी तरह से नेचुरल साइंसेज में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी जो अपने अपने विषय के जो स्पेसिफिक साइंस है, जो केवल स्पेसिफिकली कुछ विशेष अपने सब्जेक्ट का ही अध्ययन करते हैं, है ना। तो इस तरह से क्या है कि जो अब जब सोशियोलॉजी की अपन बात करते हैं तो सोशियोलॉजी में तो क्या होता है कि सोशियोलॉजी तो एक ऐसा विषय है जो कि समाज से संबंधित है। और समाज या सोसाइटी क्या है, एक बहुत ही वास्ट कॉन्सेप्ट है जिसके अंदर सब कुछ आ जाता है। इन अ वे अगर अपन देखें तो सोसाइटी के अंदर तो जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती है वो भी सोसाइटी में होती है, तो इस तरह से इकोनॉमिक्स भी सोशियोलॉजी का पार्ट हो गया। या पॉलिटिकल एक्टिविटीज होती है वो भी सोसाइटी का पार्ट है, क्योंकि होती तो वो सोसाइटी में ही है। हम अगर पास्ट सोसाइटीज की बात करें जो कि हिस्ट्री में पढ़ी जाती है तो वो भी पार्ट तो सोसाइटी का ही है ना। तो उस सेंस में क्या है कि सोसाइटी का जो दायरा है वो इतना बड़ा है कि इस वजह से सोशियोलॉजी का दायरा भी बहुत बड़ा हो जाता है। तो ये जो फॉर्मुलिस्टिक स्कूल के जो थिंकर्स हैं, लाइक जॉर्ज सिमेल है ना, और वॉन विज है, मैक्स वेबर है, ये 5-6 लोग हैं इस कैटेगरी के अंदर। ये लोग मानते हैं कि नो, सोशियोलॉजी का जो विषय क्षेत्र है वो बहुत ही सीमित होना चाहिए, बहुत ही स्पेसिफिक होना चाहिए। और इसके सोशियोलॉजी में सभी चीज़ों की स्टडी नहीं होकर के कुछ पर्टिकुलर फॉर्म्स की स्टडी होनी चाहिए। इसीलिए तो इस स्कूल का नाम है फॉर्मलिस्टिक स्कूल या फॉर्मल स्कूल ऑफ सोशियोलॉजी, स्वरूपात्मक संप्रदाय। यानी कि सोशियोलॉजी में हर चीज़ की स्टडी नहीं होकर के कुछ पर्टिकुलर फॉर्म्स की स्टडी होनी चाहिए, कंटेंट की स्टडी नहीं होनी चाहिए, अंतर वस्तु की स्टडी नहीं होनी चाहिए। ये सारी चीज़ें आपके फर्स्ट टाइम के अंदर आ चुकी हैं। तो कुछ पर्टिकुलर फॉर्म्स की स्टडी होने के कारण जो फॉर्मलिस्टिक स्कूल के जो सोशियोलॉजिस्ट हैं, सिमेल और जो वॉन विज वेबर वगैरह, ये चाहते हैं कि सोशियोलॉजी का जो स्कोप है वो छोटा या सीमित रहना चाहिए, ठीक है। लेकिन जो सोरोकिन है, सोरोकिन इसके अगेंस्ट बात करते हैं। सोरोकिन ये कहते हैं, सोरोकिन बेसिकली जो सोशियोलॉजी का जो दूसरा स्कूल है, जो दूसरा संप्रदाय है, सिंथेटिक स्कूल, उससे बिलोंग करते हैं, मतलब सिमेल के ऑपोजिट हैं। सिमेल चाहते थे कि समाजशास्त्र का विषय क्षेत्र कैसा हो,
छोटा और सीमित हो। ये कहते हैं कि नहीं, छोटा या सीमित रखने की कोशिश नहीं करनी चाहिए अपने को। सोशियोलॉजी को एक साइंस ज़रूर बनाना है अपने को, ये भी मानते हैं सोरोकिन भी। लेकिन वो कहते हैं कि सोशियोलॉजी शुड बी ए जनरल साइंस रादर देन अ स्पेसिफिक साइंस। तो इसलिए ये सिमेल से इनके व्यूज़ के अंदर डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, क्योंकि ये मानते हैं कि सोशियोलॉजी सब्जेक्ट है सोसाइटी के बारे में। तो इसलिए हमको कुछ ऐसी जनरल बातें जो कि सोसाइटी से बिलोंग करती हैं, उनकी स्टडी सोशियोलॉजी में ही होनी चाहिए। तो अगर उसके कारण अगर सोशियोलॉजी का सब जो स्कोप है, सोशियोलॉजी का जो दायरा है, सोशियोलॉजी का जो विषय क्षेत्र है, अगर बड़ा होता है तो हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सोशियोलॉजी जो है उसको उसके अंदर समाज से संबंधित जो भी जनरल बातें हैं, जो भी सामान्य चीज़ें हैं, उसकी स्टडी सोशियोलॉजी के अंदर ही होनी चाहिए। एक ये देखिए, एक ये आपको दिख रहा होगा, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, रिलीजियस, लीगल, इनको ABCDEF, ABCGHI इस तरह से बताया हुआ है। अब आप इसको अगर समझ लेंगे तो ये पूरी बात आपको समझ में आएगी। जैसे मान लीजिए इकोनॉमिक घटनाएं हैं या इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट हैं, उनको उदाहरण के लिए ऐसे समझाया जा सकता है ABCDEF। ओके, इसी तरह से जो पॉलिटिकल जो घटनाएं हैं, उनको उदाहरण के लिए ऐसे समझ सकते हैं ABCGHI। रिलीजियस को ऐसे समझ सकते हैं ABCJKL। लीगल को ABCPQR। अब आप देखें कि जो इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, रिलीजियस और ये लीगल जितने भी कॉन्सेप्ट हैं, जो भी घटनाएं हैं, इनके अंदर एक चीज़ क्या कॉमन दिख रही है यहाँ पे? ABC सब में कॉमन है। बाकी DEF, GHI, JKL, PQR ये जो है ये अलग अलग है। तो ABC सब में कॉमन है। तो सोरोकिन ये कहते हैं कि इकोनॉमिक घटनाएं चूंकि सोसाइटी में होती है, तो इसलिए इसमें ABC तो जरूर मिलेगा, बाकी DEF भी अपना इनका अलग हो सकता है। पॉलिटिकल घटनाएं भी चूंकि सोसाइटी में होती हैं, इसलिए ABC इनके अंदर भी कॉमन है। रिलीजियस एक्टिविटीज सोसाइटी में ही होती है, तो इसलिए ABC इसमें भी कॉमन है। और लीगल जो एक्टिविटीज, लीगल जो घटनाएं हैं, वो भी इसी सोसाइटी का पार्ट हैं, तो इसलिए ABC इनके अंदर भी कॉमन है। तो अब सोशियोलॉजी को क्या करना चाहिए? सोशियोलॉजी को इन सभी ABC की स्टडी के ऊपर जोर देना चाहिए, जो कि सभी विषयों के अंदर कॉमन है। तो सोरोकिन इस बात के ऊपर जोर देते हैं, अ सोशियोलॉजिस्ट शुड ट्राई एंड स्टडी अबाउट द कॉमन थिंग इन वेरियस एस्पेक्ट ऑफ वेरियस जो इवेंट्स और इंसिडेंट्स हैं, या वेरियस जो फिनोमिना हैं, उनके अंदर जो कॉमन कंटेक्स्ट है, उसकी स्टडी सोशियोलॉजी के अंदर होनी चाहिए। अब ये जो DEF है, ये इकोनॉमिक्स वाले पढ़ेंगे, ठीक है। DEF जो है वो इकोनॉमिक्स का विषय क्षेत्र होना चाहिए। GHI जो है वो पॉलिटिकल साइंस का विषय क्षेत्र होना चाहिए। JKL जो है वो ठीक है, वो रिलीजियस जो स्टडी करने वाले लोग हैं वो इनको पढ़ें, या लॉ वाले जो हैं वो PQR को स्पेसिफिकली पढ़ें। लेकिन ये जो ABC जो सब में कॉमन है, ये समाजशास्त्र का विषय क्षेत्र होना चाहिए। जो सभी विषयों के अंदर जो कॉमन बात है, उसकी स्टडी समाजशास्त्र में होनी चाहिए। इस बात के ऊपर सोरोकिन ने जोर दिया है। तो इसलिए सोरोकिन जो है वो सिंथेटिक स्कूल ऑफ सोशियोलॉजी से बिलोंग करते हैं। मतलब सोशियोलॉजी जो है सभी विषयों का एक सिंथेसिस करने वाला सब्जेक्ट हो। सभी विषयों के अंदर जो कॉमन बात है, सामान्य बात है, जनरल बात है, जो सभी विषयों की, उसकी स्टडी जो है वो सोशियोलॉजी में ही होनी चाहिए। और जनरल होने का कारण भी है, कुछ जनरल बातें इसलिए होंगी यहाँ पर क्योंकि वो पार्ट है, सोसाइटी का ही पार्ट है। इकोनॉमिक इवेंट्स जो हैं वो सोसाइटी का पार्ट है, तो सोसाइटी से प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकती। पॉलिटिकल घटनाएं इसी समाज में होती हैं, तो इस समाज से प्रभावित हुए बिना नहीं हो सकती। यही बात रिलीजियस और लीगल के लिए भी है। तो इसलिए चूंकि ये इवेंट और इंसिडेंट सोसाइटी में ही घटित होते हैं, सोसाइटी में ही अकर हैं, दैट इज वाई इट विल डेफिनेटली बिलोंग्स टू सोसाइटी, more or less it will definitely belongs to society. So sociologists try
एंड स्टडी ऑल दिस कॉमन थिंग्स, है ना। इस बात के ऊपर सोरोकिन का जोर दिया गया है। बाकी जो फॉर्मलिस्टिक स्कूल के जो लोग थे, लाइक सिमेल, वॉन वेज, वेबर, जिनका नाम मैंने पहले भी लिया, वो ये कहते थे कि भाई ऑलरेडी दुनिया में इतने सारे सब्जेक्ट हैं जो किसी न किसी रूप में समाज का अध्ययन करते हैं, तो समाजशास्त्र को तो केवल क्या करना चाहिए, कुछ छोटे छोटे कुछ फॉर्म्स की स्टडी कर ले, बाकी ऑलरेडी जो है सब्जेक्ट हैं। तो सोरोकिन कहते हैं कि नहीं, अगर आप कुछ पर्टिकुलर फॉर्म्स की स्टडी करेंगे, कुछ छोटी छोटी बातों की स्टडी करेंगे, तो इसका नाम जो सोशियोलॉजी है, उसका जो सिग्निफिकेंस है, उसकी जो सार्थकता है, वो पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। When you are study about sociology, then you must study about society, है ना। जब हम सोशियोलॉजी को पढ़ रहे हैं और सोसाइटी को एज होल पूरा नहीं पढ़ रहे हैं, तो फिर क्या मतलब रह जाएगा। तो इसलिए ये भी नहीं कहते हैं कि ABCDEF GHI JKL सभी सबके सब सोशियोलॉजी में पढ़ो। वो कह रहे हैं कि नहीं, ये बात सही है कि हमारे पास में इकोनॉमिक्स है, तो वो जो इकोनॉमिक एस्पेक्ट है सोसाइटी का DEF, जो पॉलिटिकल एस्पेक्ट है सोसाइटी का GHI, एक्सक्लूसिवली पॉलिटिकल है, it should be studied in political science. But there are some general things like ABC, जिसको ABC से इनको समझाया गया है यहाँ पर, उसकी स्टडी जो है वो एक्सक्लूसिवली सोशियोलॉजी के अंदर ही होनी चाहिए। तो इसलिए क्या है, सोरोकिन इस बात के ऊपर जोर देते हैं कि सोशियोलॉजी जो है वो एक जनरल साइंस होना चाहिए, न कि स्पेसिफिक साइंस, क्योंकि वो सोसाइटी से संबंधित जितनी भी जनरल बातें हैं, जिनको कि ABC में अपन यहाँ पे समझ रहे हैं, उनकी स्टडी करने वाला सब्जेक्ट होना चाहिए। तो ये इस बात के ऊपर हमेशा जोर देते हैं कि सोशियोलॉजिस्ट को क्या करना चाहिए, इन जनरल बातों की स्टडी करनी चाहिए। तो इस तरह से क्या है कि सोशियोलॉजी के संबंध में जो इनके व्यूज़ हैं वो बहुत ही अलग हैं, है ना। बहुत सारे लोग जो हैं वो फॉर्मलिस्टिक स्कूल की बात करते हैं, इनके समर्थकों में तो हौबहूस दुर्खी बहुत कम लोग हैं, और उधर जो हैं फॉर्मलिस्टिक स्कूल वाले जो लोग हैं वो काफ़ी सारे हैं, और वो जनरली क्या है कि सोशियोलॉजी के विषय क्षेत्र को छोटा या सीमित रखने के ऊपर बात, अपने विचार रखते हैं। तो ये बेसिकली क्या है कि जो है इनका इनका व्यू है सोशियोलॉजी के बारे में। तो सब्जेक्ट मैटर के अंदर फिर वो यही बात करते हैं, द सब्जेक्ट मैटर ऑफ सोशियोलॉजी इज अ जेनरिक स्टडी ऑफ सोशल इवेंट्स। जो सोशल इवेंट्स की जो जेनरिक या जो जनरल या जो सामान्य तरह की बातें हैं, उनकी स्टडी किस में होनी चाहिए, सोशियोलॉजी में होनी चाहिए। तो जितनी भी घटनाएं समाज से संबंधित हैं, उनका जो सामान्य पक्ष है ना, किसी भी चीज़ का एक तो सामान्य पक्ष होता है और एक विशिष्ट पक्ष होता है। तो सामान्य पक्ष का अध्ययन होना चाहिए समाजशास्त्र में, और विशिष्ट पक्ष का अध्ययन होना चाहिए जिससे वो संबंधित है। जैसे आर्थिक पक्ष है अगर, तो उसकी स्टडी अर्थशास्त्र में हो, लेकिन जो सामान्य पक्ष है अर्थशास्त्रीय घटनाओं का, उनकी स्टडी जो है वो सोशियोलॉजी में होनी चाहिए। इट ऑल्सो स्टडीज रिलेशन बिटवीन सोशल एंड नॉन सोशल फिनोमिना। तो सोशियोलॉजी के अंदर जो कई नॉन सोशल फिनोमिना हैं, वो आपस में इंटरलिंक्ड होते हैं, तो इसलिए सोशियोलॉजी के अंदर इनकी स्टडी भी जो है होनी चाहिए। इट इज जनरलाइज स्टडी ऑफ फैक्ट्स कॉमन टू ऑल एस्पेक्ट ऑफ सोशल लाइफ। अगेन वही बात आ रही है, जो कॉमन फैक्ट हैं, जो कि सोशल लाइफ से जुड़े हुए हैं, जिनको कि ABC के रूप में इन्होंने बताया था। तो इसलिए क्या है कि इस कॉमननेस की स्टडी करने वाला सब्जेक्ट सोशियोलॉजी होना चाहिए, इस बात के ऊपर ये लगातार जोर देते रहेंगे। अब ये जो इनकी थ्योरी है सोशल चेंज की, जिसके बारे में भी मैंने कहा था कि ये तो एक बहुत ही फेमस थ्योरी है इनकी, और ये जो बुक है इनकी इनकी ये बुक है इनकी सोशल एंड कल्चरल डायनेमिक्स, है ना। ये भी जो है इस बुक का भी एक बहुत बड़ा वो नाम है। जो भी कल्चर के अंदर चेंज की स्टडी करता है वो इसको जरूर पढ़ता है। हालांकि इसको अभी अपन ने थोड़े दिन पहले डिस्कस किया था आप लोगों की क्लास में। आप लोगों को याद होगा जब अपन ने सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन वाला टॉपिक किया था, तो उसमें मैंने आपको ये इसके बारे में बताया था, 3 तरह के कल्चर बताए थे, आइडियल, आइडिएशनल और, है ना, वो सेंसरी।
3 तरह के जो है कल्चर बताए थे और उनके अंदर जो किस तरह से चेंज आता है। डायनेमिक मोशन की मैंने बात कही थी, अगर आप लोगों को याद हो तो। अब देखिए, जो सोशल चेंज के बारे में जो सोरोकिन के व्यूज़ हैं, तो इसमें क्या है कि सोरोकिन ये मानते हैं कि जो कल्चर के अंदर चेंज आता है, बेसिकली वही जो है वो चेंज हमारी सोसाइटी के अंदर रिफ्लेक्ट होता है या हमारी सोसाइटी के अंदर वो प्रदर्शित होता है। अब कल्चर क्या है, ये अपन सब लोग जानते हैं कि कल्चर एनीथिंग विच इज़ क्रिएटेड बाय मैन, या हम सब जिसके पार्ट हैं, जिसमें सब कुछ आता है, हमारे विचार, हमारे व्यवहार, हमारी प्रथाएँ, हमारी परंपराएँ, हमारी भाषा, हमारा संगीत, हमारा आर्ट, है ना? हमारा खान-पान, या जो भौतिक आविष्कार हैं, चाहे टीवी, कंप्यूटर, टेबल, पंखा, सब चीज़ें जो भी इंसान ने बनाई हैं, वो सब उसकी संस्कृति है। अब संस्कृति के अंदर जो परिवर्तन आता है, क्योंकि संस्कृति और समाज जो है वो कोई एज सच ऐसी जो है डेड कोई एलिमेंट नहीं है कि जिसके अंदर चेंज नहीं आता हो। चेंज हमेशा ही आता है ना? क्योंकि चेंज जो है वो इनविटेबल है। चेंज तो हमेशा ही आता है। कहा जाता है ना कि चेंज इज द लॉ ऑफ नेचर। परिवर्तन जो है वो प्रकृति का नियम है। तो इसी तरह से क्या है, समाज और संस्कृति के अंदर परिवर्तन कंटिन्यूअसली आता रहता है, ऐसा सोरोकिन मानते हैं। अब क्या है कि सोरोकिन ने जो सोशल और कल्चरल चेंज को बताया है, तो इससे पहले, सोरोकिन से पहले, जो कल्चर के अंदर चेंज के जो थ्योरीज थी, कुछ लीनियर थ्योरीज थी, कुछ जो है जो सर्कुलर थ्योरीज थी, है ना, जिसको कि अपन एक रेखीय सिद्धांत और चक्रीय सिद्धांत कहते हैं। एक रेखीय या लीनियर थ्योरी और जो साइक्लिक थ्योरी है, इनमें फ़र्क क्या है कि लीनियर थ्योरी तो ये कहती है कि एक अगर कोई परिवर्तन आता है तो फर्स्ट स्टेज से सेकंड स्टेज, सेकंड से थर्ड स्टेज, थर्ड से फोर्थ स्टेज, फोर्थ से फिफ्थ स्टेज, इस तरह से चेंज जो है वो कंटिन्यू स्टेज बाय स्टेज या स्टेप बाय स्टेप होता रहता है, और कोई भी स्टेप जो है वो रिपीट नहीं करता। ठीक है? तो लीनियर थ्योरी या रेखीय सिद्धांत किसके ऊपर यकीन करता है कि परिवर्तन जो है वो एक रेखा में होता है, जिसमें एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा, इस तरह से परिवर्तन की प्रक्रिया चलती रहती है और रिपीटेशन कुछ भी नहीं होता है। ओके, तो ये तो हो गए लीनियर थ्योरी। तो कल्चरल चेंज के बारे में लीनियर थ्योरी फेमस है। इसी तरह से एक थ्योरी है साइक्लिक थ्योरी। साइक्लिक थ्योरी नाम से ही पता चल रहा है, साइक्लिक थ्योरी मतलब चक्रीय सिद्धांत, मतलब ये गोल चक्कर में जो है परिवर्तन होता है। और जब कोई चीज़ गोल चक्कर में मूव करती है तो क्या होता है, घूम फिर करके वापस वहीं आती है, ये अपन समझते हैं, है ना? तो इसमें क्या बिलीव किया जाता है कि कल्चर में जब चेंज आता है तो एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा, और चौथे के बाद में वापस पहला जो स्टेप था वो वापस से रिपीट होता है। जैसे अपन मौसम में देखते हैं ना कि भाई सर्दी आती है, गर्मी आती है, फिर बारिश आती है, फिर वापस से सर्दी आती है, इनकी इस तरह से जो है परिवर्तन घूम फिर करके वापस वहीं आता है। तो मेरे कहने का मतलब केवल इतना है कि सोरोकिन से पहले कुछ लोगों ने कल्चर में आने वाले चेंज को लीनियर फॉर्म में समझाया था, तो कुछ लोगों ने साइक्लिक फॉर्म में समझाया था। सोरोकिन इन दोनों से ही सहमत नहीं। सोरोकिन कहते हैं कि ज़रूरी नहीं है कि कल्चर के अंदर चेंज लीनियर फॉर्म में आएगा या केवल साइक्लिक फॉर्म में आएगा। उन्होंने कहा नहीं, कल्चर के अंदर चेंज जो है एक डायनेमिक मोशन के साथ में भी आता है। कल्चर के अंदर चेंज एक डायनेमिक मोशन के अंदर भी आता है, जो मैंने कुछ दिन पहले आपको बताया था कि डायनेमिक मोशन इनकी जो घड़ी का पेंडुलम होता है, पुराने समय में जो आप लोगों ने देखा होगा कि घड़ी का पेंडुलम, और वो किस तरह से मूव करता है वो आपको पता ही है कि से फिर राइट में जाता है, फिर राइट से वापस लेफ्ट में आता है बीच में से होते हुए, है ना? पूरा गोल चक्कर नहीं लगाता है वो, केवल दाएं बाएं और जो बीच में इस तरह से घूमता रहता है। तो घड़ी का पेंडुलम आप समझ सकते हो। तो उस पेंडुलम का जो मोशन है, उस रूप में संस्कृति के अंदर आने वाले परिवर्तन को इन्होंने समझाया है। तो अपनी बात को समझाने के लिए जो है सोरोकिन ने कल्चर के 3 टाइप्स बताए हैं,
है ना। कल्चर के इन्होंने 3 तरह के टाइप बताए हैं। ये एक तो है आइडिएशनल कल्चर, दूसरा सेनेट या सेंसेट नाम भी दिया जाता है इसको, सेंसेट कल्चर, और तीसरा आइडियलिस्टिक कल्चर। आइडिएशनल क्या होता है ये मैं बता चुका हूं आपको। आइडिएशनल वो होता है जिसको अपन जो है हिंदी में कहते हैं भावात्मक संस्कृति। भावात्मक संस्कृति यानी कि ये जो है भावात्मक संस्कृति में गॉड को इम्पोर्टेंस दी जाती है। जो इस संसार की जो वस्तुएं हैं उनको ज़्यादा तवज्जो नहीं दी जाती, उसको जो है वो सेकेंडरी माना जाता है। मेन जो इंसान की आस्था का केंद्र है वो है ईश्वर। मनुष्य जो है वो स्पिरिचुअलिटी को इम्पोर्टेंट मानता है, मेटेरियलिस्टिक गुड्स को इम्पोर्टेंस नहीं देता है। इस कल्चर में इसको कहा जाता है आइडिएशनल कल्चर। जैसे हमारे यहाँ पे जो पुरानी ऋषियों मुनियों की संस्कृति थी, है ना, तो हजारों सालों तक तो लोग जो है वो ईश्वर की साधना आराधना करते थे संन्यास लेकर के। वो सांसारिक सुख सुविधाओं भोग विलास से बिल्कुल अलग थे, उनको इस चीज़ से कोई मतलब नहीं था। व्यक्ति जो है अपना कनेक्शन सीधा गॉड से एस्टेब्लिश करने की कोशिश करता है ना। पाप पुण्य के हिसाब से जो है सारे व्यवहार चलते हों, है ना। या जिसको अपन कह सकते हैं कि ईश्वर के अंदर आस्था जो है वो अपने चरम पर हो, मनुष्य के सारे व्यवहार घूम फिर करके ईश्वर की ओर चलते हों। तो इस तरह का जो कल्चर होता है वो होता है आइडिएशनल कल्चर। ठीक है। तो आइडिएशनल कल्चर जिसमें गॉड और स्पिरिचुअलिटी को इम्पोर्टेंस दी जाती है। जो सांसारिक सुख हैं, भोग विलास हैं, मौज मस्ती है ना, इन चीज़ों को तवज्जो नहीं दी जाती। इनको माना जाता है नहीं, ये सब फालतू है। मनुष्य का जीवन जो है वो कहीं ना कहीं स्पिरिचुअलिटी के लिए बना हुआ है, एंड एवरी एक्शन शुड बी बिलोंग्स टू स्पिरिचुअल सेंस। एवरी एक्शन शुड बी डिजॉल्व्ड इन स्पिरिचुअल सेंस। तो कुल मिलाकर के क्या है कि आइडिएशनल कल्चर के अंदर स्पिरिचुअलिटी का बोलबाला रहता है। भगवान, पाप पुण्य, देवी देवता, ईश्वर। तो मनुष्य के सारे व्यवहार सारे कार्य जो है घूम फिर करके कहाँ जाते हैं, ईश्वर की तरफ जाते हैं। तो ये होता है आइडिएशनल कल्चर। एग्जाम्पल मैंने दिया, हमारे जो पुरानी ऋषियों मुनियों की संस्कृति थी उसको आप इसके समकक्ष मान सकते हैं। फिर दूसरा है वो सेनेट कल्चर लिखा है यहाँ पे, जिसको सेंसेट कल्चर भी कहा जाता है, जिसको कि हिंदी में कहते हैं इंद्रिय परक संस्कृति। इंद्रिय परक संस्कृति। इंद्रिय परक संस्कृति का मतलब ये होता है कि ऐसी संस्कृति जिसमें इंद्रिय सुखों को महत्व दिया जाता है। हमारे जो सेंसेस हैं बॉडी के, है ना, जिसके अंदर सेंसेस जो है मेनली 5 सेंसरी ऑर्गन्स माने जाते हैं, तो इनके सेटिस्फेक्शन के लिए इंसान जो काम करता है और उससे रिलेटेड जो कल्चर डेवलप करता है वो सब जो है इस सेंसेट कल्चर के अंदर आता है। यानी कि इस कल्चर में होता क्या है, सेंसेट कल्चर के अंदर बेसिकली सेंसरी जो हमारी नीड्स हैं उनको फुलफिल करने की कोशिश की जाती है। मतलब इस कल्चर में इंसान केवल इस बात के ऊपर तवज्जो देता है या इस बात को इम्पोर्टेंस देता है कि किस तरह से मेरे सुखों के अंदर बढ़ोतरी हो सके, किस तरह से मैं मौज मस्ती और आराम से जी सकूं। तो इसलिए क्या होता है कि इस कल्चर में जो नए नए आविष्कार होते हैं, ऐसी ऐसी चीज़ें मार्केट में आती हैं, दुनिया में आती है, समाज में आती है, जो किसी न किसी रूप में मनुष्य का जीवन ज़्यादा सरल, सुखद और सुरक्षित बना सके, उसको आनंद देने जैसा बन सके। तो जैसे अपन आज के तारीख में देखते हैं, कई तरह की मशीनें आ गई हैं, है ना। इंसान जो है अपने रिक्रिएशन के लिए, अपनी मौज मस्ती के लिए कई तरह की चीज़ें, कई तरह के आविष्कार उसने किए हैं, जो अल्टीमेटली इंसान को भौतिक सुख सुविधाएं देते हैं, उसके शरीर को आनंद प्रदान करते हैं, है ना। उसको जो है उसको मन से संतुष्टि मिलती है, सुख मिलता है। तो ये जो सारे आविष्कार हैं, जो भौतिक सुख सुविधाएं हैं, ये सब जो है क्योंकि ये भी हमारा कल्चर का ही पार्ट है, तो सोरोकिन कहते हैं कि ये सेकंड टाइप का जो कल्चर है वो है सेंसरी कल्चर, या जिसमें हम इंद्रिय सुखों को, भोग विलास को महत्व देते हैं। अब तीसरा तीसरा जो कल्चर है उसका नाम ही है आइडियलिस्टिक कल्चर। आइडियलिस्टिक जिसको कि हिंदी में कहते हैं आदर्शात्मक। आदर्शात्मक या आइडियलिस्टिक, नाम ही इसका आदर्श है। आदर्श कोई भी चीज कब होती है, जो
जो बैलेंस्ड होती है, उसको अपन आदर्श मानते हैं, है ना। तो सोरोकिन कहते हैं कि इसमें क्या होता है, न तो अति होती है स्पिरिचुअलिटी की और न ही अति होती है मेटेरियलिस्टिक चीजों की। दोनों का एक बैलेंस इस कल्चर में देखने को मिलता है। यानी कि इंसान भौतिक सुख सुविधाएं और शरीर के आनंद इसके बारे में भी सोचता है, बट एट द सेम टाइम वो स्पिरिचुअल एग्जिस्टेंस को भी नकारता नहीं है। स्पिरिचुअल जो एग्जिस्टेंस है उसको भी स्वीकार करता है, मन में आस्था रखता है, और साथ ही साथ वो भौतिक सुख सुविधाओं में भी रुचि रखता है। मौज शौक को भी वो इम्पोर्टेंट मानता है ना। तो इसलिए क्या है, इस कल्चर को उन्होंने कहा है आइडियलिस्टिक कल्चर। तो अब 3 तरह के कल्चर हो गए, आइडिएशनल केवल स्पिरिचुअलिटी, सेंसरी कल्चर केवल और केवल भौतिक सुख सुविधाओं वाला कल्चर, और आइडियलिस्टिक दोनों का मिक्सचर। तब 3 तरह के कल्चर पाए जाते हैं अकॉर्डिंग टू पिटरिन सोरोकिन। अब इन कल्चर के अंदर जो चेंज आता है, उस चेंज के बारे में सोरोकिन ने कहा कि ये चेंज न तो एक रेखीय रूप में आता है, मतलब लीनियर फॉर्म में चेंज नहीं आता है, और न ही ये चेंज जो है वो साइक्लिक या चक्रीय तरीके से आता है। अब ये कैसे आता है, ये चेंज आता है घड़ी के पेंडुलम की तरह, डायनेमिक मोशन में ये चेंज आता है। कि जैसे मान लीजिए कि हमारी जो कल्चर थी वो पुराने समय में आइडिएशनल टाइप की अपन मान सकते हैं, ऋषियों मुनियों की जो संस्कृति थी। फिर उससे धीरे धीरे क्या हुआ, उससे धीरे धीरे घड़ी का पेंडुलम है वो आइडियलिस्टिक की तरफ आया। यानी कि हम जो है धीरे धीरे रिवॉल्यूशन होने के बाद, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन होने के बाद में, अर्बनाइजेशन इंडस्ट्रियलाइजेशन होने के बाद में, हम लोग जो हैं ईश्वर के अंदर तो विश्वास रखते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हम भौतिक सुख सुविधाओं के प्रति भी हमारा आकर्षण है। हम हमारे जीवन को जो है ज़्यादा सुखी, ज़्यादा आनंददायक बनाने के लिए भी प्रयासरत रहते हैं। हमारी गतिविधियां वैसी होती हैं जिससे कि हमको कहीं ना कहीं शारीरिक आनंद की प्राप्ति हो, ये सोच भी रहती है। तो इसलिए बाद में क्या होता है, आइडिएशनल से धीरे धीरे मूव किस तरफ होता है, आइडियलिस्टिक की तरफ। यानी कि थोड़ा बहुत जो है उसके अंदर इंद्रिय सुखों की भी महत्ता हो, और हम जो है कहीं ना कहीं गॉड के एग्जिस्टेंस को भी स्वीकार करते हैं। और फिर क्या होता है कि घड़ी का पेंडुलम जो है वो दूसरी दिशा में जा सकता है, यानी कि फिर वो पूरी तरह से सेंसरी कल्चर की तरफ जा सकता है। इनकी हम जो है ये मानने लग जाएं कि ईश्वर तो अंधविश्वास है, भगवान नाम की कोई चीज़ ही नहीं होती, जो कुछ है वो यही संसार में है, खाओ पियो मौज करो मस्त रहो, जो सुख आपको चाहिए वो यहीं मिलना है, स्वर्ग नाम की कोई चीज़ ही नहीं होती है, सब अंधविश्वास की बातें हैं। अगर इस तरह की बातें या इस तरह का कल्चर जब सोसाइटी में डोमिनेट करने लगता है, तो हम ये मान सकते हैं कि अब जो है वो सेंसरी कल्चर की तरफ हम मूव हो गए। तो साइंस और टेक्नोलॉजी का विकास होने के साथ में ह्यूमन जो थॉट प्रोसेस है वो ऐसा हो सकता है कि वो पूरी तरह से स्पिरिचुअलिटी को नकार दे और कंप्लीटली जो है वो सेंसरी कल्चर की तरफ मूव हो जाए। तो आइडिएशनल था पहले, फिर उससे घड़ी का पेंडुलम बीच में आया बैलेंस वाली जगह पे, जहाँ पर वो क्या है आइडियलिस्टिक कल्चर को रिप्रेजेंट करता है, और फिर वो ऑपोजिट डायरेक्शन में चला जाता है सेंसरी की तरफ। फिर वहाँ पे भी वो लंबे समय तक नहीं रह सकता, फिर वापस जो है वो धीरे धीरे मूव करता है आइडियलिस्टिक की तरफ, है ना, बीच में, और फिर वापस जो है वो इस तरह से आइडिएशनल की तरफ मूव कर सकता है। तो इस तरह से क्या है कि ये जो डायनेमिक मूवमेंट है, गोल चक्कर पूरा नहीं हुआ, लेफ्ट से राइट, राइट से लेफ्ट, और बीच में मोस्ट ऑफ द टाइम जो है वो आइडियलिस्टिक रहता है। यानी कि हमारा कल्चर जो है वो इन जनरल भी अगर अपन बात करें तो आइडियलिस्टिक कल्चर को ही रिप्रेजेंट करता है। मतलब हम सेंसरी जो एलिमेंट्स हैं कल्चर के वो भी प्रेजेंट रहते हैं, और इसी तरह से जो स्पिरिचुअलिटी है वो भी अपनी जगह उसका एग्जिस्टेंस भी बना रहता है। अब क्या होता है, कभी स्पिरिचुअलिटी ज़्यादा हावी हो जाती है तो वी टेंड टू मूव टुवर्ड्स आइडिएशनल, और जब कभी जो है ये मेटेरियलिस्टिक जो अट्रैक्शन है वो जब हावी हो जाता है तो वी टेंड टू मूव टुवर्ड्स सेंसरी कल्चर। तो इस तरह से घड़ी का पेंडुलम कभी इधर मूव कर जाता है, कभी इधर मूव कर जाता है। मोस्ट ऑफ द टाइम तो वो एक बैलेंसिंग कंडीशन में आइडियलिस्टिक में रहता है। तो इस तरह से क्या है कि कल्चर का जो मोशन है वो चलता रहता है, और इसी को जो है सोरोकिन ने संस्कृति में और समाज में आने वाले परिवर्तन के रूप में
समझाया है। सोशल एंड कल्चरल डायनेमिक्स के अंदर अपनी बात को उन्होंने यहाँ पर रखा है। अब जैसे अपन वेस्टर्न सोसाइटीज़ हैं, वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं, उनकी अगर अपन बात करें कि वो तो शुरुआत से ही जो है नए-नए आविष्कारों के प्रति या मानव जीवन को जो लिबरल व्यूज़ उनके रहे हैं, है ना? और उनको वो हमेशा इस बात के पक्षधर रहे हैं कि इंसान को जो है ज़्यादा से ज़्यादा सुख-सुविधा से संपन्न होना चाहिए। तो हम ये मान सकते हैं कि इनिशियली वो लोग जो हैं वो सेंसरी कल्चर में कंप्लीट आस्था रखने वाले लोग थे। लेकिन फिर धीरे-धीरे क्या हुआ, मन की शांति के लिए वो लोग किस तरफ मूव होने लगे, योग और अध्यात्म की ओर मूव होने लगे। आज साउथ इंडिया के अंदर जितने भी बड़े-बड़े हमारे योगा के केंद्र हैं, है ना? मेडिटेशन के जो सेंटर्स हैं, वहाँ पे आप विदेशी लोग ज़्यादा आते हैं, भारतीय लोग कम जाते हैं। तो वो लोग क्या है, आइडिएशनल की तरफ धीरे-धीरे मूव कर रहे हैं, है ना? सेंसरी कल्चर से, और हम लोग जो हैं, वो नए-नए आविष्कारों में भारतीय लोग जो है आकर्षित हो रहे हैं। तो हम लोग जा रहे हैं उस तरफ, ये लोग आ रहे हैं इस तरफ। तो इस तरह से क्या है कि कल्चर का ये जो मोशन है, ये चलता रहता है। तो ये है सोशल एंड कल्चरल डायनामिक्स, जो इनकी फेमस बुक है, इनके उसके अंदर इनके व्यूज़ यहाँ पे दिए गए हैं। इसी तरह से जो है एक इनका जो सोशल मोबिलिटी वाला एक इनका जो सिद्धांत है, उसके बारे में भी अपन बात कर लेते हैं। सोशल मोबिलिटी सिंपल है, हालांकि ये कोई बहुत ज़्यादा लंबा चौड़ा नहीं है। ये कहते हैं कि सोसाइटी के अंदर चेंज आता रहता है, समय के साथ में बदलाव हमेशा ही आता रहता है। सोसाइटी जो है वो हमेशा ही मोबिलाइज होती रहती है, ठीक है? तो सोसाइटी में जो चेंज आता है या इंसान की जो पोजीशन है, वो एक से दूसरे, दूसरे से तीसरी जो है, ये इस तरह से परिवर्तन होता है। देखिए, सोरोकिन कॉल्स द डायनामिक ऑफ सोशल स्ट्रेटिफिकेशन वर्टिकल सोशल मोबिलिटी। सोशल मोबिलिटी इज फॉर हिम any transition of an individual or social object or value, anything that has been created or modified by human activity from one social position to another। एक सोशल पोजीशन से किसी इंडिविजुअल का या सोशल ऑब्जेक्ट का दूसरे के अंदर ट्रांसफॉर्म होना, चेंज होना, ये क्या दिखाता है? मोबिलिटी को दिखाता है ना? गतिशीलता को दिखाता है। एक से दूसरे में बदलने को ही तो गति कहते हैं अपन, है ना? तो ये जो गतिशीलता है, इस गतिशीलता को इन्होंने मेनली दो पार्ट्स में डिवाइड किया है। एक तो हॉरिजॉन्टल और दूसरा वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल क्या होता है? हॉरिजॉन्टल को अपन जो है हिंदी में कहते हैं क्षैतिज गतिशीलता। क्षैतिज गतिशीलता या हॉरिजॉन्टल मोबिलिटी में होता बेसिकली ये है कि इसमें इंसान का जो स्टेटस है, उसके अंदर कोई चेंज नहीं आता, केवल प्लेस का चेंज आता है। यानी कि एक ही स्टेटस या एक ही स्ट्रेटा के अंदर जब चेंज होता है, तो इस प्रकार का चेंज जो है वो हॉरिजॉन्टल चेंज कहलाता है। जैसे मान लीजिए, आज मैं जोधपुर में प्रोफेसर हूँ, कल को जो है मान लो मैं जयपुर में प्रोफेसर बन जाऊं, तो क्या होगा? मैं रहा तो प्रोफेसर का प्रोफेसर, लेकिन हॉरिजॉन्टल मेरा चेंज हुआ है। जयपुर से जो है, जोधपुर से जो है वो मैं जयपुर चेंज हो गया मेरा, है ना? एक जयनारायण व्यास यूनिवर्सिटी से जो है मैं राजस्थान यूनिवर्सिटी में जो है वो चला गया, तो एक से दूसरी जगह में, लेकिन लेवल और स्टेटस जो है वो सेम रहा। तो इस प्रकार का चेंज जिसमें लेवल और स्टेटस सेम रहता है, केवल पोजीशन चेंज हो जाती है, वो होता है हॉरिजॉन्टल सोशल मोबिलिटी। और दूसरी जो होती है वो होती है वर्टिकल। वर्टिकल जो होती है वो ऊपर से नीचे होती है, ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर, है ना? ये होती है वर्टिकल। वर्टिकल में क्या होता है? इसमें फिर पोजीशन भी चेंज होती है, स्टेटस भी चेंज होता है, दोनों चीजें चेंज होती है, ठीक है? तो ये वर्टिकल सोशल मोबिलिटी है, जिसमें किसी सोसाइटी का या किसी इंसान का वर्टिकल सेंस में ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर के रूप में चेंज होता है। मींस स्टेटस में भी चेंज आता है और पोजीशन में भी चेंज आता है। कैसे? जैसे मान लीजिए कोई एक व्यक्ति पियोन है, चपरासी है किसी ऑफिस में, तो वो लो स्टेटस के अंदर है। लेकिन अगर मान लो वो पढ़ाई करके, मेहनत करके आईएएस का एग्जाम दे करके कलेक्टर बन जाए, तो क्या होगा? वो अब नीचे से ऊपर की तरफ मूव कर गया,
तो क्या हो गया कि अब जो ये जो मोबिलिटी उसकी लाइफ में आई है वो क्या है, वो वर्टिकल अपवर्ड मोबिलिटी है। इसी तरह से मान लीजिए कोई एक बहुत बड़ा ऑफिसर है ना, बहुत बड़ा कोई ऑफिसर है, वो रिश्वत लेते हुए पकड़ा गया, तो क्या हो गया, जेल में डाल दिया उसको। तो एक इंसान जो बहुत बड़े ऑफिसर के रूप में किसी ऑफिस को सुशोभित कर रहा था, आज जो है वो जेल में घुसा हुआ बैठा है। तो कहीं ना कहीं क्या हो गया, अब उसका लेवल चेंज हो गया। तो इस तरह से जब इंसान की लेवल में चेंज आता है, चाहे वो सकारात्मक रूप में हो या नकारात्मक रूप में हो, यानी कि श्रेष्ठता की ओर हो या नीचे की ओर हो, निम्नता की ओर हो, तो इस प्रकार का जो चेंज होता है वो होती है वर्टिकल मोबिलिटी। इसलिए वर्टिकल मोबिलिटी को भी दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है, अपवर्ड वर्टिकल मूवमेंट और डाउनवर्ड्स वर्टिकल मूवमेंट। अपवर्ड वर्टिकल मूवमेंट का मतलब होता है कि ऐसा वर्टिकल मूवमेंट जिसके अंदर इंसान जो है नीचे से ऊपर की तरफ मूव करता है। नीचे से ऊपर की तरफ मूव करता है, इसका मतलब सीधा सा यही है कि इसमें जो है व्यक्ति, पहले उसका स्थान निम्न प्रकार का था, लोअर था, स्टेटस उसका लोअर था, और जो है वो बाद में अपर जो है स्टेटस बन। तो ये होता है अपवर्ड मूवमेंट। और डाउनवर्ड मूवमेंट वो होता है कि जिसके अंदर डाउनवर्ड डाउनवर्ड जो वर्टिकल मोबिलिटी है, उसका एग्जांपल ये है जैसे जो अभी मैंने बताया, तो कोई अच्छा ऑफिसर है और जो कल को जो है किसी कारण से मान लो रिश्वत लेते पकड़ा गया, या उसके ऊपर कुछ केस चला, या और किसी कारण से, या एक आदमी अमीर है, बड़ा बिजनेसमैन है, कल को वो दिवालिया हो जाए, रोड पे आ जाए, है ना। जैसे अब माल्या की बात करते हैं अपन, इंडिया के बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट के अंदर उनका नाम था, आज जो है वो एक भागा हुआ मुजरिम है। तो इसलिए क्या है कि वो मोबिलिटी के अंदर जो वर्टिकल मोबिलिटी में वो डाउनवर्ड्स मोबिलिटी को का एग्जाम्पल है। तो इस तरह से क्या है कि सोरोकिन ने बताया है कि जो सोसाइटी के अंदर मोबिलिटी जो है वो हमेशा होती रहती है। अब वो हॉरिजॉन्टल भी हो सकती है कि जिसमें लेवल में नहीं बदलाव हो और वो पोजीशन जो है उसी में चेंज हो, और दूसरी जो होती है उसमें क्या होता है, वर्टिकल में अपवर्ड या डाउनवर्ड, यानी कि इंसान नीचे से ऊपर भी जाता है, ऊपर से नीचे भी आता है, और सोसाइटी में इस तरह के चेंजेस या इस तरह की मोबिलिटी चलती रहती है। यही है सोशल मोबिलिटी का कॉन्सेप्ट अकॉर्डिंग टू पितरिन सोरोकिन। अब इनके जो मेन, एक तो एक्चुअली इनका क्या है कि वो सोशलोजी के व्यूज हैं फेमस, एक वो कल्चरल एंड सोशल डायनेमिक्स की बात आती है, और एक जो है इनके व्यूज सोशल मोबिलिटी के बारे में है, जिनको अपन ने डिस्कस किया है। और इनके बारे में अगर